हेलो नमस्कार मेरे शेर शेर न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे पंचायत के बारे में। यानी आज बात करेंगे हम भाग नंबर 9 जो हमारा शुरू हो चुका था, उसके आगे की जानकारी हम लेंगे आज। तो कल मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे हमारे पास पंचायत हमारे सामने बन के तैयार हुई और जो 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार लागू हुई नागौर राजस्थान के अंदर। इसके बारे में मैं आपको यहाँ तक की जानकारी दे चुका था। तो अब इससे आगे की जानकारी को देखेंगे तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी नया आया है, जो भी मेरा प्यारा भाई बहन नया जुड़ चुका है, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करे और थम्स अप करे। उसके बाद बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और जैसे कि मैं आपके लिए हर रोज लाता ही हूँ एक मोटिवेशन शायरी, तो आइए देख लेते हैं 4 चांद को। इसमें बताया है कि जिंदगी की हर घड़ी गम के साए में गुजर जाएगी। जिंदगी की हर घड़ी गम के साए में गुजर जाएगी। जब भी कभी आपको जिंदगी में पढ़ाई की कमी नजर आएगी, यानी कि कभी भी आपको अपनी जिंदगी में कभी भी अगर ऐसा महसूस हुआ कि हम में ये कमी है, तो आपको कभी भी ऐसे कभी भी आपको अगर ऐसी कमी अगर नजर आएगी, तो आप उस टाइम पर इतने मायूस होंगे, इतनी ज़िंदगी बेकार लगने लगेगी कि हाँ हमने कुछ करा तो, लेकिन किसी काम का नहीं किया, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है कि हमने पढ़ा और पढ़ा ऐसा कि किसी काम का नहीं रहा। तो आप पढ़ें उस तरह की हम कुछ बन सकें अपनी लाइफ में। अपने आप को ऐसा ढालना है कि हम कुछ बने, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसे कि सिकंदर था, सिकंदर एक बहुत छोटा सा राजा हुआ करता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने सारी दुनिया पर कब्जा कर लिया। और जो लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हॉलैंड था, हॉलैंड कभी भी उसके कब्जे में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ का जो राजा था उसने कहा कि मुझे कभी भी गुलामी पसंद नहीं है और मुझे कभी गुलाम नहीं होना है। तो भारत का एकमात्र देश है जो कभी भी गुलाम नहीं हुआ, जो कौन सा था? वो था हॉलैंड। सिकंदर ने लाख कोशिश करी, लेकिन वहाँ के जो राजा थे उन्होंने जनता को इस तरह से बताया कि जब भी हमारे देश पर आक्रमण हो तो आप अपनी तरफ की दीवारें गिरा देना। तो जब वो दीवारें गिराई जाती थी, तो क्या होता था, तो उस दीवारों की झंझनाहट सुनकर सेना भाग जाती थी कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। इसीलिए वह कब्जा नहीं कर पाया, कभी भी सिकंदर कब्जा नहीं कर पाया हॉलैंड पर। इसीलिए सिकंदर ने कहा है कि एकता में बल होता है, और जो एकता में है वो किसी में नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग एक थे, इसीलिए कभी भी वह अपने ऊपर अधिकार नहीं करने दिया। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो अपने आप को इस तरह से मजबूत लेके चलना है कि एक सिकंदर जैसा इंसान अपने आप को बनाए और एक हॉलैंड जैसा देश बनाए अपने आप को। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, और आज हम देखेंगे। तो पहले हमारा आप ये बताएं टॉपिक कौन सा चल रहा है, एक बार कमेंट में कमेंट करें। तो हमारा टॉपिक चल रहा है भाग नंबर 9, और जिसमें हम बात करेंगे आज पंचायत की हिस्ट्री के बारे में। मैंने आपको बात कर चुका था, और ये आता हमारा 243 ए से 243 ओ तक। तो आज हम बात करेंगे इसी अनुच्छेद के बारे में। तो आइए एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करे और थम्स अप करे कि क्लास कैसी चल रही है। एकदम ओके है तो ओके लिखें। बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम क्या हुआ, तो हमारे पास संविधान के अंदर पीके थुंगन कमेटी बनी, और इसके तहत हमारे संविधान में 2 आर्टिकल बने जिन्हें कहा जाता था भाग 9। भाग 9 के अंदर बना हमारा 243 से 200 ओ तक, और इसके बाद हमारे पास बना भाग 9 ए।
जिसमें हम अनुसूचियों के बारे में भी हम बता चुके थे। तो आइए आज हम पढ़ लेते हैं डायरेक्ट पंचायत, क्योंकि हम इससे पहले की जानकारी आपको बता चुके हैं। तो पंचायत तो आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 243। अनुच्छेद नंबर 243 का ए हमारे पास कहता है कि विधानमंडल को अधिकार है कि वह राज्यों में पंचायत का गठन कर उनके कर्तव्य उन्हें सौंप सकती है। यह हमें बताया अनुच्छेद नंबर 243 में। तो इसे लिख सकते हैं कि विधानमंडल का कर्तव्य है कि वह पंचायतों का गठन करे और उन्हें उनके अधिकार सौंपे। यानी पंचायतों का गठन कर उन्हें उनके अधिकार सौंप सकती है। किसका अधिकार है? विधानमंडल का। यहाँ पर संसद का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर राज्यों के लिए बात चल रही है और राज्यों के लिए भी ग्राम पंचायतों की बात चल रही है, जिन पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, ना कि केंद्र को। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद हम अपने अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ेंगे और अगला अनुच्छेद आता है हमारा 243 का बी। और 243 का बी हमारे पास बताता है कि जो संरचना होगी, जो पंचायत का जो गठन होगा वो कैसे होगा। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि पंचायत का गठन त्रिस्तरीय होगा और वो हमारा कौन सी समिति के अंदर ये तय किया गया कि पंचायत का गठन त्रिस्तरीय होगा। एक बार कमेंट में कमेंट करें कि कौन सी समिति के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की बात की गई थी। एक बार कमेंट करें। उसके बाद इस अनुच्छेद को लिख लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 243 का बी। और ये कहता है कि पंचायत का गठन त्रिस्तरीय पंचायत का प्रावधान। आप एक बार बताएं कि किसने बताया था कि त्रिस्तर पर होगी। और ये त्रिस्तर मतलब ग्राम स्तर पर, मंडल स्तर पर, ग्राम स्तर, मंडल स्तर और इसके बाद आता है जिला स्तर। इन तीनों के बारे में बताया। और ये हमारे पास कौन सी समिति बनी थी, जिसे कहते हैं हम बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति में ही बात की गई थी किसकी? त्रिस्तरीय पंचायत की। और ये बात हमारी कब की थी? तो ये बात थी 1952 की, 1956 की, 1956 में बनी थी। इसके बाद हमारी बात चली और हमने देखेंगे इससे अगले अनुच्छेद को। और इससे अगला अनुच्छेद आता हमारा 243 का। और हाँ, एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो ग्राम स्तर है और जो मंडल स्तर है और जिला स्तर है, ये हमारे पास कैसे कैसे बटा हुआ है। तो जो ग्राम स्तर है तो लगभग 10,000 आबादी वाले शहर को, जहां पर 10,000 आबादी होती है, उस जगह को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत। और उससे बड़ी पंचायत होती है हमारी मंडल पंचायत, जिसे नगर पंचायत भी कहते हैं, नगर निगम भी कहते हैं। तो और ये कैसे होती है? तो 20 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो 20 लाख से कम, इसे आप लिख सकते हैं 20 लाख
से कम जनसंख्या क्षेत्र, यानी 20 लाख से कम जनसंख्या क्षेत्र को ही ग्राम जिला मंडल पंचायत कहते हैं, और इससे जो ऊपर का होगा उसे हम जिला स्तर कहते हैं यानी जिला पंचायत कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं अपना अगले अनुच्छेद की तरफ, जो आता है हमारा 243 का डी। 243 के डी की हम बात करेंगे। मैं आपको इम्पोर्टेंट लेके चल रहा हूं क्योंकि हमारे पास अनुच्छेद बहुत ज़्यादा हैं। मैं नहीं चाहता कि टाइम खराब हो और कुछ समझ में भी नहीं आए, तो पढ़ना वो है जो पेपर में भी आए। 243 का डी हमारे पास कहता है कि जो हमारे पास जो पंचायतें हैं और पंचायतों के अंदर महिलाएं भी लड़ सकती हैं, यानी जिसकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी है वह लड़ सकता है किसके अंदर, पंचायतों के चुनाव। यानी कि इसके अंदर जो भी आरक्षण की बात की गई है ये हमारी 243 के डी के अंदर की गई है। तो आप इस जगह देख लें 243 का डी। 243 का डी कहता है कि पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण। और ये पंचायतों में आरक्षण किसे किसे दिया गया है, तो आप जानते ही होंगे बेखूबी कि एसटी, एससी और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 33% आरक्षण की बात की गई है। कहां पर, 243 के डी के अंदर। और ये हमारी कहां बात चल रही है, राज्य के अंदर, यानी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत से आप इतना समझ लें कि हम प्रधानों की बात कर रहे हैं, जो हमारे ग्रामों में प्रधान लोग होते हैं, जो गांव के मुखिया माने जाते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। उनके लिए ही सारी बात की जा रही है, आप कहीं और ना सोचें। तो इसमें एसटी, एसटी को आरक्षण दिया गया है, यानी एसटी, एसटी का मतलब है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसे दिया गया है। और इसके बाद हमें दिया गया है महिलाओं को। महिलाओं को तो हर जगह आरक्षण मिला हुआ है, आप जानते ही हैं, क्योंकि पुराने समय में महिलाओं की जो स्थिति थी वो थोड़ी खराब थी, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुई थी। जुए और शराब की बातें, तीसरी जो बुरी संगति मानी गई है वो कौन सी मानी गई है, महिलाओं को ही माना गया है। ऋग्वेद के अंदर मैंने आपको जब ऋग्वेद बताऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। तो ऋग्वेद में शराब और जुए के भांति जो तीसरी क्रूरती कौन सी मानी गई है, तो वो कौन सी है, महिलाओं को माना गया है इसके अंदर। इसीलिए हमारे संविधान में इनको जगह दी गई, हर जगह आरक्षण की। और इसीलिए महिलाओं के लिए कोई भी हम हनन की बात नहीं करते। इसका यही कारण है क्योंकि हमारे पुराने समय में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी औरत जात की, यानी महिलाओं की, वुमेन पावर की। तो आज की तारीख में वुमेन पावर ज़्यादा है। वुमेन से कभी मत बैलना क्योंकि आपकी खटिया खड़ी कर देंगी। तो देखते हैं, आता महिलाओं, तो ये 33% की बात की गई है यहाँ पर, यानी 1/3%। इसके बाद हमारे पास अगली बात आती है, और अगली बात क्या आती है, अनुच्छेद नंबर 243 का हमारे पास आता है अगला, जिसे कहते हैं ई। और 243 का ई हमारे पास कहता है कि जो भी हमारी ग्राम पंचायत है इसका कार्यकाल कितना होगा। तो 243 के ई के अंदर बताया कार्यकाल के बारे में। तो आप लिख सकते हैं अनुच्छेद नंबर 243 का ई, 243 का ई, और इसमें है कार्यकाल, यानी पंचायतों का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष होगा। तो ये होता है 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है पंचायतों का। ये किसके अंदर बताया, 243 के ई के अंदर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्राम स्तर की बात चल रही है, और भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर ग्रामवासियों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, इसीलिए ये अनुच्छेद जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप जानते होंगे क्योंकि हमारे भारत के अंदर लगभग 70% से भी ज़्यादा किसान लोग काम करते हैं, जो ज़्यादातर ग्राम से ही बिलोंग करते हैं। तो आइए
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी दूसरी क्लास चल रही है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में गांव की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, हमारी एक क्लास हो चुकी है और दूसरी क्लास आज है उसकी भी, उसे जाके आप देख सकते हैं, जो हमारी चल रही है शाम को 7 बजे। आप देखते हैं इससे अगला अनुच्छेद आता है 243 का आई, सॉरी ई एफ आएगा इसके बाद। तो एफ में हमारी आती हैं कि जो इनके बारे में बताया 243 के ई के अंदर कि कार्यकाल क्या होगा, और कार्यकाल के बाद ही हमारी अगली बात आती है कि वह उसकी योग्यताएं क्या होती हैं, क्योंकि हर जगह एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट बढ़ता चला जाता है कि कार्यकाल के बाद योग्यताएं फिर शर्तें, और यही बात की जाती है। तो आइए देख लेते हैं योग्यताओं को। अनुच्छेद कहता है 243 का एफ, योग्यताएं। और योग्यताओं में आपको बेखूबी जानते होंगे पहली योग्यता कौन सी है, एक बार कमेंट में कमेंट करें। जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होती है हमारी की, एक बार कमेंट में कमेंट करें, उसे मैं थोड़ी देर में लिखवाऊंगा, ये जगह छोड़ देता हूं। इसके बाद हमारे पास अगली योग्यता आती है जिसे कहते हैं कि वह पागल दिवालिया ना हो, ये सभी में है, कॉमन है। जो महत्वपूर्ण होती है वो होती है कि वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते होंगे कि चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास जो उम्र आती है वो 21 ईयर आती है, लेकिन हमें वोट डालने का अधिकार जो दिया गया है वो 18 ईयर से दिया गया है। आप जानते होंगे, नहीं जानते मैं आपको बता देता हूं कि 18 ईयर से हम चुनाव में वोट डाल सकते हैं, और 21 ईयर से हम क्या कर सकते हैं, तो 21 ईयर से हम चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। यानी कोई भी चाहे तो वह अपना फॉर्म भर सकता है। उसके लिए कुछ योग्यताएं होती हैं, उनके बारे में बताया कि वह, पहली योग्यता मैंने ये बताई थी आपको, वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष पूरी कर चुका हो, पागल दिवालिया ना हो, और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। अगर ऐसा होता है तो वह प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता, जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता, नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके बाद हमारे पास आता है कि वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यह भी इसके अंदर थोड़ी एक इंपॉर्टेंट आ जाता है कि विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी महत्वपूर्ण है, चाहे, लेकिन वह विधानसभा का सदस्य उस टाइम हो नहीं, लेकिन उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आती है। तो सर अगली जानकारी को आप लिखेंगे किस तरह, तो अगली जानकारी के बारे में हम लिखेंगे थोड़ी देर रुक के, क्योंकि आप एक बार इसे नोट कर लें, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि नोट जरूर करवाता चलता हूं मैं हर क्लास में। तो आइए नोट कर लिया होगा, एक बार इसे रब कर देते हैं। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे 243 के ई एफ जी, तो आएगा हमारा जी, जी फोर, जल्दी बोलें, जी फोर, तो आता हमारा जी, अनुच्छेद नंबर 243 का जी, जी फोर गणेशाय नमः। तो आइए देख लेते हैं 243 का जी कहता है कि पंचायतों के कार्य क्या क्या होंगे। तो पंचायतों के कार्यों के बारे में बताया हमें 243 के जी के अंदर, पंचायतों के कार्य। और ये पंचायतों के कार्य क्या कौन कौन से होते हैं? पंचायतों के कार्य होते हैं कि ग्राम स्तर पर जो भी काम किए जाते हैं उन्हें सभी देखरेख करना, कि ग्राम पंचायत
के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, गाँव के अंदर सड़कों की व्यवस्था है या नहीं है, जो और जो ग्राम पंचायत होती है हमारे गांव में, उसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है, क्या क्या नहीं की गई है, हमारे गांव में कोई परेशानी तो नहीं है या जिले में कोई परेशानी तो नहीं है, इससे रिलेटिव कोई भी जानकारी आती है तो उसके कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं, तो पंचायतों के कर्तव्य दिए गए हैं हमारे 243 के जी के अंदर। और ये ऐसे इसी तरह के हमारे पास जो कर्तव्य आते हैं तो आते हैं 29, जो मैंने आपको 11 अनुसूची के नंबर आपको बताया था। तो अनुसूची नंबर अनुसूची नंबर 11 में हमको इस चीज की जानकारी दी गई है और इसके जो हमें कर्तव्य बताए हैं वो कुल कितने हैं, 29 कर्तव्य हमारे पास सामने आए हैं। इसके बाद हम अपने अगले की तरफ बढ़ेंगे। नोट जरूर करना है, आपको मैं बता देता हूं बार बार, और जो भी नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। आइए, इसके बाद आता है 243 का अनुच्छेद नंबर 243 एच जी एच 243 का एच हमारे पास कहता है कि राज्य के अंदर वित्त आयोग का गठन, यानी आपसे मैं बता दूं कि अनुच्छेद नंबर 280 हमारा कहता है कि वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन जो हमारा जो राज्य का वित्त आयोग है, कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि राज्य के लिए अलग वित्त आयोग होगा और केंद्र के लिए वह अलग होगा। तो केंद्र के लिए हमारा आता है 280 के अंदर, और हमारा जो राज्य के लिए आता है, तो पंचायतों के कार्यों के लिए राज्य के अंदर जो आता है वो आता है 243 के एच के अंदर। तो इसके अंदर आप इसे नोट करेंगे कि पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन, पंचायतों के कार्यों के लिए वित्त आयोग का गठन, ऐसे लिखने राज्य वित्त आयोग का गठन, थोड़ा आपको ध्यान रहेगा। और इस राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, तो आपको बेखूबी में आपको बड़ी आसानी से बता चुका हूं कि जितने भी विभाग होते हैं जो रिलेटिव होते हैं लगभग सरकार से, तो उसका गठन कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका गठन कौन करेगा, तो राज्य वित्त आयोग का गठन हमारे पास करेगा कौन, राज्यपाल। राज्यपाल करेगा, क्योंकि ये राज्यों की बात चल रही है। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर 243 का आई, एच आई। और आई में हमें बताया है कि पंचायतों के लिए जो नगर पालिका है, पंचायतों के लिए नगर पालिका का चुनाव, तो पंचायतों के लिए जो नगर पालिका है उसका चुनाव किया जाएगा और उसके तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। यानी पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन हमारे पास कहाँ है, तो अनुच्छेद नंबर 243 के आई के अंदर। और एक बात और बता दूं कि हम आगे जाके एक चीज और पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 324 के अंदर जो आता है हमारा निर्वाचन आयोग का गठन। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो निर्वाचन आयोग है हमारा केंद्र के लिए, जिसमें चुनाव होते हैं हमारी लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो हमारी कौन कराती है, तो वो कराता हमारा संघ का निर्वाचन आयोग। और जो हमारी जो ये होती है जिसे हम कहते हैं जिला पंचायत, राज्य पंचायत, जिला पंचायत, मंडल पंचायत, इनके जो होते हैं तो वो हमारे पास इसके चुनाव कौन कराता है, तो इसके चुनाव हमारा कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो आइए इसे नोट कर लेते हैं। अनुच्छेद 243 का आई, और अनुच्छेद 243 का आई मैंने आपको अभी बताया क्या कहता है, कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन,
कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि वो 324 में आता है और ये 243 के अंदर आता है। दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना। दोनों को रिलेट करके मैंने आपको बता दिया है। कहीं भी कंफ्यूज हो तो एक बार मुझसे दोबारा फिर पूछ सकते हैं आप। तो और आपसे एक ये पूछा जाएगा कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। इसके बाद हमारे पास अन्य बात आई, और अन्य बात आई क्या? हाँ, तो इसके बाद हमारे पास अन्य बात क्या आई है? आपसे एक पॉइंट में और पूछा जा सकता है, पहले आप नोट करें। थोड़ी और जानकारी है, मैं उसको अभी थोड़ी रिलेट कर देता हूं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो आगे जाके। मैं इसे मिटा देता हूं। क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है जहां से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से देखें। आप अपना पॉइंट लिख सकते हैं नोट डाल के कि निम्न क्षेत्रों में पंचायत का प्रावधान नहीं है। यानी निम्न क्षेत्रों में पंचायत का प्रावधान नहीं है, यानी किन किन क्षेत्रों में पंचायत का प्रावधान नहीं है, इसके बारे में बताया हमें। अनुच्छेद नहीं, से नोट करके लिख सकते हैं। या अनुच्छेद नंबर कौन से में आएगा? तो अनुच्छेद नंबर आई में ही आएगा, ये अगर पूछा जाता है तो इसके बाद आता है कि किसके अंदर है? तो मणिपुर, मेघालय, इसके बाद आता है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। और हमारे पास अगला आता है जिसे हम कहते हैं दिल्ली। और अगला आता है, लिख लें आप इसे भी, दिल्ली। और आता है जम्मू कश्मीर, और हमारे पास एक और आता है जिसे कहते हैं दार्जिलिंग। ये हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर। तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है? तो इन क्षेत्रों में किसके बारे में नहीं है प्रावधान? तो यहाँ पर पंचायतों का गठन नहीं किया जाता है, और हर जगह पंचायतों का गठन किया जाता है। बाकी कोई भी अगर राज्य हो, यानी हमारे पास जो वर्तमान में प्रारूप है वो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का। यहाँ पर सब में गठन होता है, सिर्फ इन्हें छोड़ के ये अपवाद में आते हैं, यहाँ पर गठन नहीं होता। ध्यान रखना है आपको। तो आज की क्लास हमारी यहीं रुकेगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, आपका कोई भी डाउट है तो एक बार उसे क्लियर कर लें, और जो भी है वो पूछ सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं। तो अंत में भाई हम चलते हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में कमेंट कर देना। खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता, अपने गुरुजनों का सम्मान करा करें। जिसे आपकी मदद है उसकी मदद जरूर किया करें। और अब बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी क्लास से। जय हिंद, जय भारत।